नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुहर्रम को लेकर धनबाद पुलिस का अलर्ट, निरसा में निकला फ्लैग मार्च, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दुर्गापुर में पानी बिजली संकट से फूटा लोगों का गुस्सा, बकाया वेतन की मांग पर सड़क जाम। हजारीबाग के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश रंजन विश्व के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों में शामिल, पर्यावरण शोध में मिला बड़ा सम्मान। धनबाद में ऑपरेशन रेल सुरक्षा के तहत बड़ी कार्रवाई, 750 किलो कोयला जब्त, एक गिरफ्तार 8 फरार। तेज झटके के साथ कांपी धरती, वेनेजुला में 7.5 तीव्रता का भूकंप, दहशत में लोग। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे धनबाद की। आपको बता दें कि मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए धनबाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पर्व के मद्देनजर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में शांति समिति की बैठकें आयोजित की जा रही तथा सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में निरसा और चिरकुंडा थाना परिषद में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों और विभिन्न समुदाय के लोगों ने भाग लिया। बैठक में अधिकारियों ने आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इसके बाद निरसा एसडीपीओ तिलेश्वर महतो के नेतृत्व में अनुमंडल कार्यालय से भव्य फ्लैग मार्च निकाला गया। बता दें कि फ्लैग मार्च में निरसा अनुमंडल के सभी थाना एवं ओपी प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल रहा। मार्च मैथन, कुमारडूबी, चिरकुंडा पंचायत, कालूबुधान, निरसा और गल्फरबाड़ी समेत विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरा। एसडीपीओ ने साफ तौर पर बताया कि मुहर्रम के दौरान निकलने वाले तजिया जुलूस और अन्य आयोजनों को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। आप भी सुने क्या कुछ कहना है पुलिस का। आगामी 26 तारीख यानी कल ये मुहर्रम का जो त्यौहार है, उसी को लेकर के शांति व्यवस्था इलाके में बनी रहे, इसलिए पूरे निरसा अनुमंडल क्षेत्र में एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है, निकाला गया है। और प्राय हम लोग सभी जो भी क्षेत्र है, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह हम लोग टच करेंगे। और हम लोग सबसे अपील करेंगे, भाई मुहर्रम का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाए लोग। अगर किसी प्रकार कोई हिंड्रेंस होता है, कोई उपद्रवी तत्व अगर वैसे आते हैं सामने, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, संवेदनशील एरिया जो आप लोग चिन्हित किए, वहाँ पे क्या तैयारी आप लोग? पूरी तैयारी हम लोग सभी जगह मजिस्ट्रेट डिप्यूटी रहेंगे, फोर्स रहेंगे, हम लोग रहेंगे। क्या ड्रोन से भी निगरानी होगी? हाँ, ड्रोन से भी हम लोग प्रयास करते हैं। अतिरिक्त फोर्स भी आएगी। हाँ जो बिल्कुल कहीं ना कहीं मुहर्रम को लेकर तैयारियां तेज है और इसी बीच प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ऐसे में सीधे निरसा से हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, बताएं क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है, चूंकि लगातार प्रशासन फ्लैग मार्च कर रही है, बैठकें कर रही है, ऐसे में क्या कुछ कहिएगा? जी अनुपम, आपको बता दूं कि ये जो मुहर्रम का पर्व है, ऐसे 4 दिन का ये पर्व होता है। और इस बार का पर्व जो है 23 तारीख से स्टार्ट हुआ। 23 तारीख को सप्तमी है और 24 तारीख यानी कल बीत गया है जो अष्टमी हुआ, और 25 तारीख आज देखा गया है कि बड़ी संख्या में लोग इमाम बाड़ा पहुंचते हैं और हुसैन को याद करते हैं। और कल ये दशमी है और दशमी में कल ये जुलूस के साथ जो है ये पर्व संपन्न कर जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस सिर्फ निरसा ही नहीं, पूरे जिला में पुलिस जो है पूरे सख्ती बरत रहे, पूरे अलर्ट मोड में है, ताकि किसी प्रकार का ये आपसी सौहार्द जो ये नहीं बिगड़े। और जिससे लेकर जिले भर के, अगर निरसा अनुमंडल की बात करें तो निरसा अनुमंडल के तमाम पुलिस चौकियों में, या निरसा थाना बोले, चिरकुंडा थाना, मैथन, ओपी पंचायत, यानी सभी अमूमन सभी ओपी क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक कर और सभी हर बिंदुओं पर डिस्कस किया गया कि ये जो मुहर्रम का पर्व है शांति और सौहार्दपूर्वक मनाया जाए। उसी क्रम में आज निरसा अनुमंडल जो है तिलेश्वर महतो ने आज गुरुवार को अपने कार्यालय से एक फ्लैग मार्च निकाला। और फ्लैग मार्च के निकालने का मकसद ये संदेश देना था कि पुलिस पूरी तरह से
मुस्तैद है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार है। जी अनुपम। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। ऐसे में संतोष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन तमाम जो इलाके हैं इनमें क्या कुछ रूट तय किया गया है, कैसे जुलूस निकलेगी, कब समापन होगा, इसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? जी अनुपम, बता दूं कि जब ये शांति समिति की बैठक हुई तो जो लाइसेंसधारी जो दल पहुंचे और सभी अपने अपने रूट मैप का जानकारी मांगे, लेकिन सभी को सख्त हिदायत दी गई कि रूट मैप में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, यथावत जो पहले की तरह जो जिस रूट से अखाड़ा निकलता रहा या जुलूस निकलता रहा उसी रूट से निकलेगा। और दूसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त आदेश आया है कि डीजे पे पूर्ण तरह से प्रतिबंध रहेगा। तो पुलिस ने साफ शब्दों में जो सभी लाइसेंसधारी अखाड़े और चाहे गैर लाइसेंसधारी अखाड़े सभी को ये चेतावनी दी है कि किसी प्रकार का जो सख्ती पालन किया गया है, डीजे पे पूर्ण तरह से प्रतिबंध रहेगा। जी जी बिल्कुल संतोष जी, डीजे पे पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा ही। ऐसे में अगर हम बात करें तो निरसा क्षेत्र कहीं ना कहीं एनएच पर स्थित है, तो ऐसे में हाईवे पर अगर जुलूस निकलता है तो उसको यातायात को मैनेज करने के लिए पुलिस की ओर से क्या कुछ व्यवस्था रहेगी, क्या कुछ जानकारी है? जी आपको बता दूं कि निरसा चौक में हल्का फुल्का सा वो जो ताजिया कुछ समय के लिए एनएच पर निकलती है, लेकिन पुलिस पूरे मुस्तैद रहती है। उसके बाद ये कंचनडी है, कंचनडी में कुछ क्षेत्रों में जो जुलूस निकलता है, लेकिन एनएच पर काफी कम संख्या में लोग आते हैं और लोग बस्ती में खेलते हैं। हालांकि जो पहले का जो जीटी रोड है, जिसे हम चिरकुंडा मुख्य सड़क कहते हैं, वहाँ लोग प्रदर्शन करते हैं और वहाँ जो रूट को है, कुछ रूट को प्रशासन द्वारा डाइवर्ट भी किया गया है और बड़े वाहनों को रूट परिवर्तन भी किया गया है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे, कहीं ना कहीं धनबाद पुलिस मुहर्रम को लेकर सतर्क नजर आ रही है, लगातार फ्लैग मार्च की जा रही है, बैठकी का दौर जारी है और कहीं ना कहीं लोगों से शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने की अपील की जा रही है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि निरसा में भी कहीं ना कहीं एक तरफ जहां मुहर्रम की तैयारियां तेज है, वहीं प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है और तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये तो बात रही निरसा की, लेकिन अगली खबर है वो पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लंबे समय से बंद पड़ी दुर्गापुर कमर्शियल फैक्ट्री के कर्मचारियों और केमिकल कॉलोनी के निवासियों का गुस्सा गुरुवार को सड़क पर देखने को मिला। दरअसल पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं ठप होने के विरोध में लोगों ने केमिकल चौराहे को जाम कर दिया, जिससे इलाके में यातायात व्यवस्था ठप हो गई। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री बंद होने के कारण 182 कर्मचारी पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिलने की समस्या से जूझ रहे। आर्थिक तंगी के बीच कॉलोनी वासियों को अब पानी और बिजली संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि बुधवार रात बिना किसी पूर्व सूचना के कॉलोनी की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी। बिजली कटने के कारण गुरुवार सुबह से जल आपूर्ति भी बाधित हो गई है, जिससे लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं पीने की पानी से लेकर दैनिक जरूरत तक के लिए लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साफ तौर पर इसके विरोध में कर्मचारी और स्थानीय निवासी एकजुट होकर सड़क पर उतर आए और केमिकल्स चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण रतुरिया अंगदपुर औद्योगिक क्षेत्र जाने वाले मार्ग पर वाहन की लंबी कतार लग गई। बसों सहित कई वाहन घंटों फंसे रहे और आवागमन प्रभावित रहा। आप भी सुने क्या कुछ कहना है आंदोलनकारियों का। মানুষের জল, সেই জলটা রাতের অন্ধকারে বিনা কাউকে কোনো নোটিশ না জানিয়ে কেটে দেওয়া হচ্ছে। তার সঙ্গে যারা জল চালায় তারা দীর্ঘ 8 মাস 9 মাস হলো মাইনে পায়নি। তারা যদি না মাইনে পায় তাদের পরিষেবা এটা মেন, যেখান থেকে কাটা হলো তারা ইনফরমেশন দেবে না কেন? আমরা তো এখনো অবধি টাইম টু টাইম টাকা দিয়ে যাচ্ছি সব জায়গায়, আমাদের যেটুকু দেওয়ার দরকার। আর কারেন্ট হচ্ছে একটা এমন জিনিস, তাও যাচ্ছে মাঝে মাঝে কারেন্টের থেকে জল। আজকে নতুন নয়, নিজেদের পয়সায় আমরা পাম্প সারিয়েছি সবাই। হচ্ছে আমরা ডিসিএল এর সবাই ওয়ার্কার্স, এখানে 7 মাস ধরে স্যালারি হয়নি এবং এখানকার যারা কর্মীরা এখানে পাম্প চালায়, ইয়ে করে সমস্ত রকম ইলেকট্রিক্যালের কাজ আছে, মেকানিক্যালের কাজ আছে, সমস্ত কাজ করে। 7-8 মাস ধরে আমরা পেমেন্ট পাইনি, এটা বড় ইস্যু। এবং কালকে রাতের অন্ধকারে পিডিসিএল এর লোক বা এসিডিসিএল এর লোক আমাদের দুটো পাম্পে, যেটা আমাদের ইডি টাইপ এবং আমাদের যেটা ওল্ড কলোনি আছে, ওই দুটো পাম্পের কানেকশন আউট করে দিয়েছে। আমরা জানি জলের অপর নাম জীবন, তো জলের এইভাবে কানেকশন কাটা যায়। এখানে অনেক অসুস্থ লোক আছে এবং অনেক বয়স্ক মহিলা আছে, হার্টের পেশেন্ট আছে, সুগার পেশেন্ট আছে, তো তারা কিভাবে জলটা তুলবে? এই 3 তলা 4 তলা জল তোলা আজকালকার যুগে মানে সম্ভব নয়। তো কিভাবে এটা ম্যানেজমেন্টের কারসাজি নাকি আমরা জানি না। এসিডিসিএল এর লোক এসে দুটো পাম্পের কানেকশন কেটে দিয়েছে। আমাদের ঘরের ডোমেস্টিক লাইনগুলো আছে, কিন্তু পাম্পের কানেকশন না থাকা সত্ত্বেও আমরা জলটা
बात करेंगे अब हजारीबाग की। आपको बता दें कि जिले के बरकट्टा प्रखंड के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश रंजन ने अपनी प्रतिभा और शोध कार्यों के दम पर जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर पूरे जिले में गर्व और खुशी का माहौल है। विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा उन्हें लगातार सम्मानित किया जा रहा है। वर्तमान में डॉक्टर वेद प्रकाश रंजन भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी IIT जम्मू के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में सहायक पदाध्यापक के पद पर स्थापित है। बता दें कि हाल ही में प्रतिष्ठित संस्था स्की रैंक ने उन्हें विश्व के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की सूची में स्थान दिया। यह सम्मान उन्हें पर्यावरण अभियांत्रिकी और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट शोध और योगदान के लिए प्रदान किया गया। साफ तौर पर डॉक्टर रंजन का शोध कार्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक प्रदूषण, माइक्रोप्लास्टिक्स संसाधन पुनर्प्राप्ति तथा सर्कुलेशन इकोनॉमिक जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहा है। उनके कई शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुकी। वहीं कहीं न कहीं इस सम्मान के बाद पूरे परिवार के साथ राज्य में भी खुशी की लहर है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है साइंटिस्ट और उनके परिजनों का। और उसमें मुझे जो रिसर्च में जो हमारी जो काम हो रही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, उसी बेसिस पे बेसिकली ये मुझे रिकॉग्निशन मिला है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बेसिकली मैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में मैं काम कर रहा हूँ। माइक्रो प्लास्टिक हमारा एरिया रहा है और मैं जो कोर्सेज वगैरह में भी मैं बेसिकली सॉलिड वेस्ट ही मैं पढ़ाता हूँ। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा में रह करके काम करना, ये सफलीभूत होता है। तो बच्चा बहुत अच्छा करते गया। कभी बाएं दाएं मैंने इनको कहा कि बेटा जितना पढ़ो हो, जहाँ जहाँ पढ़ना है पढ़िए, आपकी किसी कमी नहीं होगी, और इन्होंने कमी होने नहीं। और इससे हम लोग को मान सम्मान बढ़ा है। मैं इसके लिए इनको शुभकामना देता हूं कि और इनकी दूरी जाए, और इस दूरी के लिए जहाँ तक हम लोग को मदद करना होगा हम लोग मदद करेंगे। बात करेंगे धनबाद की। आपको बता दें कि रेलवे संपत्ति की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन रेल सुरक्षा के तहत रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF और अपराध अधिसूचना शाखा धनबाद की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 750 किलोग्राम रेलवे का कच्चा कोयला बरामद किया है। इस दौरान एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि उसके 8 साथी मौके से फरार होने में सफल रहे हैं। बता दें कि जानकारी के अनुसार 24 जून को अपराध अधिसूचना शाखा धनबाद को गुप्त सूचना मिली थी कि कतरास निचितपुर लिंक लाइन क्षेत्र में रेलवे के कोयला की अवैध निकासी की जा रही। सूचना के आधार पर RPF एवं CIB की संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कतरास निचितपुर लिंक लाइन ट्रैक से लगभग 50 मीटर उत्तर जंगल झाड़ियों में एक युवक को समेटकर प्लास्टिक बोरे में रेलवे का कच्चा कोयला भरते हुए रंगों हाथे पकड़ा गया था। बता दें कि मौके से करीब 15 बोरे में भरा हुआ कुल 750 किलोग्राम कोयला बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 7,500 रुपये बताई गई है। गिरफ्तार युवक की पहचान प्रदीप कुमार निवासी राजवाड़ी कतरास बाजार के रूप में हुई है। बता दें कि उसके 8 नामजद साथी जंगल और झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों और गुप्त सूचना के आधार पर यह भी जानकारी मिली है कि फरार आरोपी लंबे समय से मालगाड़ियों से कोयला चोरी की घटना में संलिप्त रहे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब रुख करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय जगत का। आपको बता दें कि दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुला गुरुवार को शक्तिशाली भूकंप के झटके से दहल उठा। दरअसल अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.5 दर्ज की गई। भूकंप के तेज झटकों से लोगों में अफरा तफरी मच गई और हजारों लोग घरों और दफ्तरों से निकलकर खुले स्थानों पर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार मुख्य भूकंप से करीब 40 सेकेंड पहले 7.2 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया था, जिसने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। साफ तौर पर भूकंप का केंद्र यूमारे शहर से लगभग 23 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। यह क्षेत्र देश की प्रमुख तेल रिफाइनरियों में नजदीक होने के कारण रणनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा। बता दें कि भूकंप के बाद राजधानी कराकस सहित कई इलाकों में इमारतों को काफी नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई है।
कई स्थानों पर तो दीवारों में दरार पड़ गई है, जबकि कुछ भवनों से मलबा गिरने की घटनाएं भी दर्ज की गई। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्टों में किसी बड़े जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोग अपने परिवार और पालतू जानवरों के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर भागते दिखाई दे रहे। कई क्षेत्रों में धूल के गुब्बार उठते और इमारतों के हिलने के दृश्य भी कैमरे में कैद हुए। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आपको बता दें कि वेनेजुला में एक साथ 2 भूकंप के झटकों से कहीं ना कहीं लोग दहशत में हैं। आपको बता दें कि जो भूकंप का एक दायरा होता है वो रिएक्टर स्केल पर 7 जो होता है वो बेहद ही खतरनाक स्तर का भूकंप माना जाता है। और अगर वेनेजुला की जो भूकंप थी वो दोनों ही बार 7 के जो दायरे को पार करती हुई नजर आई और तस्वीरों में लोग इधर उधर भागते नजर आए। लोगों में अभी भी दहशत बरकरार है। वहीं अगर बात करें तो सरकार भी लगातार अपने नागरिकों से अपील कर रही है कि सुरक्षित स्थान पर रहें और ऐसी स्थिति में पैनिक होने की जगह समझदारी के साथ काम करें। रुक करेंगे जामताड़ा का, जहां से बेहद ही चिंताजनक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जिले में वज्रपात की दर्दनाक घटना ने 2 परिवारों की खुशियां पल भर में मातम में बदल दी। विंदा पाथर थाना क्षेत्र के चकरादहा गांव में तेज आंधी और बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार चकरादहा गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए 4 लोग पास के एक मिट्टी के घर के समीप शरण लेने पहुंचे। तभी अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी और चारों उसी की चपेट में आ गए। वज्रपात की इस घटना में 50 वर्षीय विनय सोरेन और 17 वर्षीय विश्वकर्मा तुर्की की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं शिवधन टुड्डू और राकेश मुर्मू गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और सभी को उपचार के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल पहुंचाया गया। इधर जिला प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर नहीं रहने तथा सुरक्षित जगहों पर शरण लेने की अपील की। साथ ही वज्रपात से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की भी लगातार सलाह दी जा रही है। अब रुक करेंगे हम शिक्षा जगत की ओर। आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक ने इंटरमीडिएट विशेष एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। परिषद ने ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 जून 2026 कर दी है। विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क के इस तिथि तक आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि जेक की ओर से जारी सूचना के अनुसार जिन विद्यार्थियों ने अब तक आवेदन नहीं किया है वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते। परिषद ने सभी संबंधित विद्यालयों को भी समय पर आवेदन सत्यापन एवं जमा कराने का निर्देश दिया। विशेष एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है जो किसी विषय में सफल नहीं हो सके या अपने परिणाम में सुधार करना चाहते। साफ तौर पर परिषद का मानना है कि तिथि विस्तार से अधिक विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। जेक ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वह अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें ताकि किसी तकनीकी समस्या या विलंब से बचा जा सके। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।